स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमसीएम कक्षा, जहां पर हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th की डिटेल्स वीडियो बनाते हैं। इसके अंदर हमने आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 हमने इसके अंदर बनाया। पार्ट 1 के अंदर हमने आपको काफी कुछ पढ़ा दिया था, जिसके अंदर हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो सब जान लिया था। आज उससे आगे पढ़ना है, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर कंपाउंड फॉर्मेशन का फॉर्मूला या उनका नाम जो आता है उस पर मेन फोकस करेंगे। आइए बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। देखिए, कल आपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और हमने उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको 10, 15, 20 कुछ एटम्स और उनके सिंबल्स और साथ ही में उनका एटॉमिक नंबर भी बता देना चाहता हूं, जो आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहां पर मैंने लिखे हुए ये लिस्ट मैंने बनाई है, ये एलिमेंट की, ये सिंबल है और ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर। तो देखिए, रूल हम अपना वही फॉलो करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल को लिखने के लिए या तो उसके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट लिया जाएगा, या फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट थर्ड लिया जाएगा, या लैटिन, जर्मन या ग्रीक में उसका जो नाम है या उसके कलर का जो नाम है ना, वहां से उसका अल्फाबेट उठाया जाएगा। तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हीलियम का He, एटॉमिक नंबर रहेगा 2। लिथियम का सिंबल है Li, एटॉमिक नंबर रहेगा 3। बेरिलियम का है Be सिंबल, एटॉमिक नंबर 4। बोरोन का 5 और एटॉमिक नंबर 5 और सिंबल क्या है B। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट, वर्सेटाइल नेचर का है, आगे पढ़ेंगे हम। कार्बन जो एटॉमिक सिंबल जो है उसका वो है C और नंबर है कितना, 6। नाइट्रोजन के लिए N और नंबर क्या है, 7। ऑक्सीजन का O, नंबर है 8। फ्लोरीन का F और नंबर है 9। और नियोन, नियोन को मैं थोड़ा सा बॉक्स में डाल देता हूं, मैं आगे बताऊंगा। नियोन का, हीलियम का, है ना, इनके बारे में कुछ स्पेशल भी है, वो भी बताएंगे कि ये नियोन, इसका नंबर 10 है और सिंबल क्या है, Ne। इधर आ जाइए, सोडियम, सोडियम का सिंबल है Na। और यहां से स्टूडेंट्स याद रखना, हमने पढ़ा था कि सोडियम का जो नाम है वो लैटिन में नेट्रियम है, तो नेट्रियम से हमने Na उठाया हुआ है। और एटॉमिक नंबर इसका 11। मैग्नीशियम के लिए Mg, एटॉमिक नंबर 12। सेम एल्यूमिनियम 13। सिलिकॉन 14। फॉस्फोरस 15। सल्फर है S16। क्लोरीन है 17। आर्गन, इस आर्गन को भी बॉक्स में डालते हैं, आगे बताएंगे। आर्गन Ar 18। पोटेशियम 19। कैल्शियम 20। और ये मैंने 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, ये थोड़े आगे के हैं, जैसे आयरन जिसका सिंबल है Fe। और हमें ये भी मालूम है कि आयरन का लैटिन के अंदर नाम होता है फेरम, तो हमने फेरम से क्या उठाया हुआ है, Fe उठाया हुआ है। तो आयरन Fe, एटॉमिक नंबर 26। कॉपर याद रखेंगे आप, Cu, एटॉमिक नंबर 29। और जिंक याद रखेंगे, Zn, एटॉमिक नंबर कितना है, 30। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स को हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर देखिए आप चाहते हैं कि वो आपके एग्जाम के अंदर आने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से आपके हाथ में हो और कुछ भी गलती ना हो, तो एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स याद रखना है। और एक चीज और है, जो चार्ज है वो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज आयन। आयन क्या होता है, तो देखिए डाल्टन ने हमें क्या बोला, डाल्टन ने ये कहा कि सभी मैटर जो है वो मिलकर बना है बहुत बहुत छोटे एलिमेंट से या पार्टिकल से, जिसको नाम दिया एटम। और उसके बाद डाल्टन कह के गए एटम इज इनडिविजिबल, एटम इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही डाल्टन ने 1808 में कह दिया कि एटम इनडिविजिबल है, आगे कई सारे लोग लग गए, क्या वाकई एटम इनडिविजिबल है, क्या वाकई एटम सबसे छोटा है। और फिर फर्दर रिसर्च शुरू होगी। 1886 ई गोल्डस्टीन, नाम पढ़ेंगे आगे हम इसके बारे में और जानेंगे, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, और ये सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि नहीं, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन डाल्टन अपनी जगह सही है, अगर वो एटम है ना, एटम है तो उसका सिंबल आप ये लिखोगे। लेकिन आयन अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, आप उसके अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, तो वो एटम नहीं रहा, वो क्या बन जाएगा, आयन। तो हम भी समझें कि व्हाट इज आयन। आइए देखिए,
व्हाट इज आयन? कहते हैं द चार्ज स्पीसीज, कोई ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, या तो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। कोई भी स्पीसीज, कोई भी एलिमेंट जिस पे चार्ज लग जाता है ना, वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। और आयन दो तरीके के होते हैं, कैटायन और एनायन हो जाते हैं। अब मैं आपको आज सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि ये चार्ज लगता कैसे है। सर कार्बन पे कितना चार्ज आएगा, सर नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, सर हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, सब सिखा दूंगा। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए। आयन, कैटायन और एनायन दो होते हैं। जो कैटायन होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एनायन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज कब कैरी करता है और कोई एलिमेंट नेगेटिव चार्ज कब कैरी करता है। ठीक है, एटॉमिक सिंबल आपने याद कर लिए होंगे, एटॉमिक नंबर भी मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब एक हम नया कंसेप्ट समझते हैं जो है वैलेंसी। और वैलेंसी को समझने के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्टूडेंट एक बार समझ में आ जाता है, जबरदस्त टॉपिक समझ में आता है। देखिए आगे समझते हैं वैलेंसी क्या होता है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला टॉपिक है हमारा वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, वो भी मैक्सिमम नंबर, कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितनों के साथ कंबाइन हो सकता है, इसको कहते हैं हम वैलेंसी। तो क्या कहा? मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम एलिमेंट या एटम्स के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरीके से आएगा। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 में हमें थोड़ा सा समझाया गया है कि कुछ हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे ये सपोज कीजिए ये एटम है, तो ये बताया गया है कि एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके बाहर जो है ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं और उन शेल्स के अंदर रहने वाला है इलेक्ट्रॉन। जिस तरीके से आपको रहने के लिए घर चाहिए ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए शेल्स चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जिन शेल में रहेगा उन शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स हैं। कैसे? कि पहली शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी शेल के अंदर 18 रह सकते हैं। ठीक है, ये हम चैप्टर 4 में वो डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 2, 8, 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एटम को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, या तो 2 या फिर 8। यानी कि ये जो 18 है ना, ये भी किस तरीके से रहेंगे? 8, 8, 2। यानी आप जब इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रहे होंगे ना, तो आपको या तो कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए या कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। यानी उसकी जो ऑक्टेट होती है उसमें 8 या 2 जाएंगे। अब समझते हैं कि कैसे वैलेंसी निकलेगी और साथ के साथ मैं आपको चार्ज भी समझा दूंगा। ठीक है, जैसे आइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका सिंबल हमने क्या बोला था? H। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो ये जो 1 एटॉमिक नंबर है, ये 1 एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है? इसके पास प्रोटॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन पहले वाली शेल के अंदर आना है, तो पहले वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1, और है ही नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे शेल में? 2, लेकिन है कितने? 1। इसका मतलब कमी कितने की रह गई? 1 की। तो अपनी शेल को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन कितनों से कंबाइन करेगा? 1 से कंबाइन करेगा, वो भी जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां आगे तो इसको हमने समझा कि कंप्लीट करने के लिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। अब आ जाए, देखिए जैसे हीलियम, हीलियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का? 2 एटॉमिक नंबर में क्या बता रहा है कि 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाली शेल में कितने आ गए? 2, और कंप्लीट होगी।
स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गई। इसको पता है कि पहले में 2 ही आने चाहिए, 2 आ गए। तो क्या हीलियम कभी किसी से कंबाइन करने की कोशिश करेगा? नहीं। तो इसका मतलब हीलियम की वैलेंसी कितनी है? तो हीलियम की वैलेंसी आ गई 0, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 0। आगे बढ़ते हैं। लिथियम का नंबर कितना है? 3। ठीक है, तो लिथियम का 3 नंबर हमें ये बताता है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही क्या है इसके पास? प्रोटॉन। हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। तो पहले वाली शेल में तो मैक्सिमम कितने आ गए? 2 बच गया, 1। ये 1 किस में जाएगा? नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में मैक्सिमम कितने आएंगे? 8। तो हमारे पास इसमें कितने आ गए? 1। लेकिन आने कितने चाहिए थे? 8। अब आप मुझे ये बताएं कि 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, है 1। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है? तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना आसान है। तो यहां से लिथियम क्या करेगा? अपनी ऑक्टेट को, बाहर वाली को कंप्लीट करने के लिए इस 1 को बाहर निकाल देगा। तो अगर मैं बात करूं कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिथियम के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? देखो मैंने बनाया नेगेटिव। जब 1 निकल जाएगा तो लिथियम पे कैसा आ गया? पॉजिटिव। और मैं ये भी कह सकता हूं कि यही जो है वो लिथियम की वैलेंसी है। लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है, और चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? प्लस। अच्छा, हीलियम का भी चार्ज देख लेते हैं। हीलियम का चार्ज क्या है? बोले सर ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कितना है? 0। और अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का चार्ज +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा रहने वाला है? प्लस का। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पढ़ता है हमारे पास। अगला नंबर किसका आता है? बेरिलियम का। तो बेरिलियम का नंबर कितना है हमारे पास? 4। ये 4 क्या बताता है? कि इसके पास 4 ही प्रोटॉन है और 4 ही इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब हम इनको भी अरेंज करते हैं। तो पहले वाले में कितने चले गए? 2। और अगले वाले में कितने आ गए? 2। लेकिन ये होना कितना चाहिए था? 8 है। कितना? 2। तो आप एक बार बताएं कि अगर ये 8 होना चाहिए तो 6 की कमी है ना? तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है? तो 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा सिंपल है। तो अगर हम देखें तो बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर कैसे चार्ज में आ जाएगा? +2 में। और हम देखें तो यहीं से मुझे मालूम हो गया कि इसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है? 2। यानी ये 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेल में से निकालेगा, और जिसको जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन की तो 1 को दे देगा, 1 और को दे देगा, और 2 से कंबाइन हो गया। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बोरोन। बोरोन का सिंबल था B, नंबर था 5। ये 5 बताता है कि 5 ही प्रोटॉन है और 5 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। इन्हें भी अरेंज करते हैं। पहली शेल में गए 2 और दूसरी में गए 3। होने चाहिए थे 8। 5 लेने से बेहतर है 3 निकाल देना। तो बोरोन कैसा चार्ज रखेगा? +3। ठीक है, देखो कटायन बन रहा है, आगे मैं और बताऊंगा। +3। और अगर हम बात करें कि वैलेंसी कितनी है इसकी, तो वैलेंसी क्या आ रही है इसकी? 3। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बन। कार्बन का नंबर कितना था? 6। तो कार्बन का 6 नंबर बताता है 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है? प्रोटॉन। अरेंज करते हैं। पहले वाले में कितने? 2 और दूसरे वाले में कितने? 4। अब यहां पे थोड़ा सा समझें, जहां पर ये 4 आ गया बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, कि 8 होने चाहिए थे, 4 हैं, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर आप क्लास 10th में जाके पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, वो एक अलग ही तरीके से कंपाउंड बनाता है, बहुत डिफरेंट है, इसलिए स्पेशली एक चैप्टर उसके ऊपर बना हुआ है। लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो उस पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाने वाली है? वैलेंसी होने वाली है मैक्सिमम 4। और अगर रिलीज कर दे, अगर कर दे, करता नहीं है तो कर देगा, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का सिंबल है N और नंबर कितना है 7। ये 7 बताता है कि 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही क्या है इलेक्ट्रॉन। इन्हें अरेंज करें, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में कितना 5। अब देखिए होने चाहिए थे 8, है कितने 5। और बताएं 5 इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लेने आसान है। तो सर छोटा नंबर तो 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेने आसान है। 3 अगर लेने आसान है तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा नेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा -3। और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर से 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनों से है 3। बच्चा कहता है सर आपने यहाँ पे 4 था तो 4 लिखा, यहाँ 2 था तो 2 लिखा, यहाँ 1 था तो 1 लिखा, यहाँ 3 था तो 3 लिखा, सर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 क्यों नहीं लिखते। अरे भाई कंबाइन करने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा इस पर डिपेंड करता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज ना करके 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर से ले रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आ गई 3। लास्ट समझते हैं, आगे आप घर पे कॉपी पेन से करिएगा इसको। ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8। तो 8 बताता है 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही क्या है इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 6। होने चाहिए थे 8, है कितने 6, चाहिए कितने 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है बजाय 6 देने के। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा -2। और अगर हम इसकी बात करें वैलेंसी की, तो इसकी वैलेंसी भी क्या आ जाएगी 2। यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 के साथ कंबाइन हो सकता है। तो अभी हमने आयन वाला एक टॉपिक पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा कैटायन और एनायन 2 बन रहे थे। तो कैटायन था पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, एनायन था नेगेटिव। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज क्यों है और नाइट्रोजन नेगेटिव क्यों है, और इससे पहले हमने पढ़ा बोरोन लिथियम ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है। तो जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो सब नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, वो एनायन कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं कैटायन कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको घर बैठकर आराम से ना सबका चार्ज और सबकी वैलेंसी निकालनी है। ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि सर किसी में 3 शेल आ जाए, तो जैसे ले लेते हैं हम सोडियम और एक ले लेते हैं हम क्लोरीन। तो देखिए सोडियम का नंबर कितना है 11, यानी ये 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले में 2 गए, दूसरे वाले में 8, बचा कितना 1, तो ये चला गया 1। अब 8 होने चाहिए थे, ठीक है ना, कंप्लीट 2 या 8 की भाषा समझ में आती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होने चाहिए, लेकिन 8 की शेल कंप्लीट होगी। तो 8 की भाषा समझ में आती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ज्यादा आसान है कि 7 लेना आसान है। तो बोले सर 1 देना आसान है 1 छोड़ना आसान है, तो 1 छोड़ देगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा प्लस का, और इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1। इसी तरीके से क्लोरीन का नंबर कितना है 17 ये बताता है कि सर 17 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 17 इसके पास प्रोटॉन है। सर पहले वाले में 2 हो गए और दूसरे वाले में 8 हो गए, ये तो 10 हो गए, और सर तीसरी वाली में हो गए 7। अब 7 निकालना ज्यादा मुश्किल है, 1 लेना ज्यादा आसान है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां हमें समझ में आ गया कि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो 1 देगा उससे लेगा, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी 1। तो यही है वैलेंसी, मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, कितनों के साथ मैक्सिमम कंबाइंड हो सकता है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपाउंड बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस पढ़ते रहिए।